नमस्ते प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप। आपने अभी तक पाठों की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन आज हम व्याकरण का पहला भाग देखने जा रहे हैं, जो कि जिसे कहा जाता है संज्ञा। तो संज्ञा के आप सबको 7वीं कक्षा में 5 प्रकार देखने हैं। बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। आप सबने 5वीं और 6ठी कक्षा में संज्ञा की परिभाषा मतलब व्याख्या देखी है, और इसे आप सबने उदाहरण के तौर पर भी जाना है। संज्ञा हम किसे कहते हैं, 5वीं और 6ठी कक्षा में आपको भी उदाहरण के साथ आपके अध्यापिका ने यह बात बताई होगी, लेकिन आवृत्ति कर लेते हैं और संज्ञा की परिभाषा फिर से एक बार जान लेते हैं। बच्चों, संज्ञा का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मतलब ठिकान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल मतलब ठिकान, उनमें धातुओं के नाम आते हैं। भाव, जिस प्रकार मनुष्य के चेहरे पर के हाव भाव होते हैं, जैसे कि क्रोध है, हास्य है, सुंदरता है, बुढ़ापा है, बचपन है, क्रोध, हास्य, इस तरह के भाव है। दशा मतलब बचपन, बुढ़ापा जैसी अवस्थाएं हैं। साथ ही साथ स्थान मतलब ठिकानों के नाम है, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये शहरों के नाम है। फलों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम। तो इस प्रकार आप सबको ये जान लेना है कि संज्ञा की परिभाषा यह है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बच्चों, जैसे कि देखो, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। तो आप सबने यह देखा है कि यह सब उदाहरण जो मैंने आपके सामने ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं, वह उदाहरण किसके हैं। जैसे कि देखो, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली। राम एक व्यक्ति का नाम है, घोड़ा एक प्राणी का नाम है, मेज एक वस्तु का नाम है, और दिल्ली एक शहर का नाम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु पक्षी, त्योहार मतलब क्षण, उत्सव, पशु पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी इसमें आ जाते हैं। मतलब पशु पक्षियों के नाम, त्योहारों के नाम, धर्म, दिनों के नाम, वह भी संज्ञा में सम्मिलित उसके उदाहरण होते हैं। और संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का भी उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, पशु पक्षी, त्योहारों के नाम, धर्मों के नाम, दिनों के नाम, शहर के नाम, पक्षियों के नाम। साथ ही साथ आप सबको यहाँ शहर के नाम, यह भी स्थान मतलब ठिकान। स्थान अर्थ क्या है उसका, ठिकान। तो ठिकान मतलब अलग अलग ठिकानों के नाम दिए गए, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इस तरह के। तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा ही कहेंगे। अब संज्ञा के हम सबको प्रकार देखने हैं। संज्ञा के कितने भेद है, भेद मतलब प्रकार। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है समुदायवाचक अर्थात समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा प्रकार है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप सबको संज्ञा के यह 5 भेद समझ में लेने हैं। पहले उनकी परिभाषा और साथ ही साथ उनके उदाहरण भी हम सबको बारी बारी करके
उसे हम क्या करेंगे, एक के बाद एक उसकी परिभाषा और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है, कभी कभार परिभाषा समझ में नहीं आती, लेकिन जिन जिन बच्चों को उदाहरण जब मैं देती हूँ पढ़ाते समय, तो उदाहरण देने के बाद उन बच्चों को परिभाषा मतलब व्याख्या भी समझ में आ जाती है और उदाहरण भी समझ में आ जाते हैं। इसीलिए आप सबको उनके नाम याद रखने हैं और बड़ी ही सरलता और आसानी के साथ आपको आपकी कसौटी में सवाल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिभाषा व्याख्या यह सवाल होता ही नहीं। प्रथम सत्र हो, द्वितीय सत्र हो, तो इसमें आपको किसी संज्ञा की परिभाषा अथवा पर्यायी प्रश्न होते हैं, उसके लिए परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मतलब रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखो इस प्रकार। तो संज्ञा के हम सबको इस पाठ में आज देखने हैं। कितने भेद है बच्चों? 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो यहाँ आप सबको पहला प्रकार मैं सिखाने जा रही हूँ, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा ध्यान लगाकर पढ़ो और सुनो भी, मतलब सरलता से आप सबको यह परिभाषा, यह व्याख्या समझ लेनी है, ध्यान में रखनी है कि किसी भी विशेष वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, स्थल मतलब ठिकान हो, तो इनके नामों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, देखो, जैसे रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, जाने पहचाने। दिल्ली एक बड़े शहर का नाम है। आगरा वो भी एक बड़े शहर का नाम है। आम गांधी जी। तो ज्योत्सना, इसमें और कुछ उदाहरण आते हैं। महात्मा गांधी जी है, ज्योत्सना, अद्वैत, मतलब नाम दिए गए हैं, मतलब विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थल। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक विशेष व्यक्ति, उन्हें हम एक विशेष व्यक्ति के रूप में जानते हैं, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। तो दिल्ली ये जो उदाहरण है दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोनों विशेष, मतलब यहाँ हमारे देश का नाम भी हमारे लिए विशेष है और वहाँ की उसकी राजधानी का नाम भी विशेष है, स्थल का, ठिकान का नाम। तो इस प्रकार किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थल मतलब ठिकान, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, इनमें क्या आता है? शहरों के नाम, व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, साथ ही साथ शहरों के नाम और त्योहारों के नाम, धर्मों के नाम, यह उनमें, नदियों के नाम इनमें आते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार शहर में से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, इस तरह स्थल मतलब ठिकानों के नाम भी इसमें आते हैं बच्चों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, त्योहारों के नाम, फूलों के नाम जैसे बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, त्योहारों के नाम दशहरा, दिवाली, साथ ही साथ शहरों के नाम अभी मैंने आपको बताएं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़। इस तरह से फलों के नाम, अनार है, उसमें आम है, तो इन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम, हिंदी की किताब, मराठी की किताब, जैसे कि देखो बाइबल पुस्तक का नाम दिया गया है, ग्रंथ का नाम दिया गया है।
ग्रंथ, ग्रंथ का नाम दिया गया है। ग्रंथ यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ग्रंथ का उसे विशेष ग्रंथ का नाम दिया गया है, तो वह क्या हुई फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बाइबल, हिमालय पर्वत का नाम दिया गया है, और दीपावली त्योहार का नाम दिया गया है, गुलाब फूल का नाम दिया गया है, गंगा नदी का नाम दिया गया है, कानपुर शहर का नाम दिया गया है। मतलब बच्चों, विशेष वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनकी निश्चितता का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे निश्चित महत्व इनका हम सबको जिस शब्द से मालूम होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके नामों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों के नाम, त्योहारों के नाम, फलों के नाम, धर्मों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम आते, फलों के नाम, फूलों के नाम आते हैं। समझ में आ गया? अब हम मुड़ेंगे इसके दूसरे प्रकार की ओर, मतलब जातिवाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है, जो शब्द, सरलता से सुनो, जो शब्द अपने पूरे वर्ग अथवा अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। किसी एक, सिर्फ गुलाब यह कहा जाए तो वो फूल का नाम होगा, लेकिन फूल यह शब्द अगर हमने उसका उच्चारण किया फूल, तो फूल शब्द से हमें सिर्फ फूल के ही वर्ग का, फूल की ही जाति का बोध होता है। गाय इस शब्द का उच्चारण करने से हमें सिर्फ गाय के ही पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का हमें बोध होता है। कुत्ता ईमानदार प्राणी होता है, तो इसमें से कुत्ता यह शब्द जो है वह उसके पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का बोध कराता है। मनुष्य जो कि उसके पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का बोध कराता है। तो बच्चों, जो शब्द अपनी पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप सबको समझ में आ गई? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है कि जो शब्द अपने पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे? किसी जाति का पता लगने वाला जो शब्द होता है वह होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि खिलाड़ी है, लड़की है, लड़का है, वृक्ष, नदी, पर्वत, महल, आश्रम। साथ ही साथ यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखो, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, पक्षी, फूल आदि। अगर हम कहें कि मुझे फूल पसंद है तो वह फूल क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मुझे केला पसंद है, मतलब फल का आपने नाम ले लिया। कन्फ्यूजन आपका कहाँ होता है? हमेशा आप हमेशा जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभार बच्चों को समझ में नहीं आता, छात्रों को। इसीलिए दो वाक्य मैंने यहाँ अंतर उसमें बताया। जो देखो, पहला उदाहरण, मुझे फल पसंद है। फल यह जो शब्द है वह उसके पूरे वर्ग अथवा पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए फल जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा वाक्य देखो, मुझे केला पसंद है, मतलब यहाँ फल का नाम दिया गया है, इसीलिए वह क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा केला कैसे हुई? तो फल का नाम दिया गया है। और मैंने इससे पहले आपको क्या बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा में? कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, फल, इनके नाम होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसीलिए मुझे केला पसंद है, इसमें से केला व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वही उदाहरण अगर इस वाक्य में दिया जाए कि मुझे फल पसंद है, तो फल जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं अगला प्रकार, जो कि कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा है बच्चों? तो यहाँ हम तीसरे प्रकार की ओर हैं। दूसरा प्रकार था जातिवाचक संज्ञा, पहला प्रकार था
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा प्रकार, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में उसकी परिभाषा बताई गई है। देखो, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चलता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। यहाँ की परिभाषा तो मैंने आपको पढ़कर सुना दी बच्चों, लेकिन भाववाचक संज्ञा की सरलता से परिभाषा ध्यान में रखो, व्याख्या ध्यान में रखो, जिस प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ। मतलब जिस शब्द से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके भाव मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि क्रोध, हास्य, उसके बाद गुण अथवा दोष। गुण मतलब सुंदरता, दया, नम्रता, इन्हें क्या बोलेंगे? गुण। मिठास, लड्डू की मिठास, तो वह उसका गुण हो गया। अब अवस्था मतलब दशा, जैसे कि बचपन में गांधी जी ने नाटक देखा था सत्य हरिश्चंद्र नाम का, तो बचपन। उसके बाद बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो बुढ़ापा क्या हुई बच्चों? अवस्था हुई। करेले की कड़वाहट उसका क्या हुआ? दोष हुआ अथवा गुण हुआ। लेकिन कड़वाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। मतलब ऐसा शब्द जिसे हमें भाव, मतलब चेहरे पर के जो हाव भाव होते हैं, क्रोध, हास्य, साथ ही साथ वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके गुण, दोष अथवा गुणधर्म, साथ ही साथ भाव, दशा मतलब अवस्था, इनका बोध कराने वाला जो शब्द होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि नम्रता, दया, ये क्या है? गुण है, इसीलिए वह भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, मिठास, ये गुण है, इसीलिए वह भी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बचपन, ये अवस्था मतलब दशा है, इसीलिए यह क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। तो देखो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि मतलब इत्यादि, जिसे आप मराठी में इत्यादि बोलते हो। तो ये सारे उदाहरण जो है बच्चों, वह भाववाचक संज्ञा के है। मतलब जिस शब्द से अथवा जिन शब्दों से हमें वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल मतलब ठिकान, इनके भाव मतलब क्रोध, हास्य, गुणधर्म, जैसे कि सुंदरता, मिठास, उसके बाद अवस्था मतलब दशा, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, इन बातों का हमें पता चलता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। तो देखो आगे जो चौथा प्रकार है उनकी तरफ हमें बढ़ना है। चौथा प्रकार देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा बहुत सरल है। समूह के मतलब समूह नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। किस तरह से? तो आप समूह किस तरह से पहचान लेते हो? जबकि आपको जिस शब्द से समूह है ऐसा बोध कराने वाला जो शब्द होता है, एक आध वाक्य दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि झुंड में बहुत सारे हिरण थे, तो यहाँ सभा पूरी तरह से भर चुकी थी। मतलब इन दो वाक्यों में आप सबको क्या पता चलता है? झुंड, सभा, चिड़ियों की टोली, संघ। अब क्रिकेट का संघ होता है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। संघ, सेना, दल, टोली। तो ये जो शब्द आपने अभी पढ़े, आपके कानों को सुनाई दिए,
तो वह शब्द आपके कानों पर पढ़ते ही आप सबको इस बात का पता चला होगा कि इनमें क्या है, समूह। मतलब जिस शब्द से हमें समूह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि देखो परिवार, तो परिवार में कोई एक सदस्य होता है क्या? नहीं, बहुत सारे सदस्य होते। परिवार में अकेले तो आप नहीं रहते, आपकी माताजी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, मतलब परिवार में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, इसीलिए परिवार समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मेला, मेला जत्रा, जिसे मराठी में आप जत्रा बोलते हो, तो मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसीलिए मेला समूहवाचक संज्ञा। झुंड, झुंड में बहुत सारे प्राणी इकट्ठे होते हैं, इसीलिए झुंड समूहवाचक संज्ञा। तो देखो सभा, सेना, अब सेना में एक व्यक्ति तो नहीं होता, फिर वो सेना कैसी? सेना में बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। संघ, दल, ये उदाहरण है इसके समूहवाचक संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा बहुत बहुत सुलभ और आसान है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस शब्द से हमें समूह का बोध होता है, जो शब्द हमें वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल मतलब ठिकान, इनके समूह का बोध कराता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो देखो जैसे कि किन शब्दों से आपको इसका बोध होगा, झुंड है, सभा, दल, टोली, सेना, संघ। उसके बाद संघ में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता, अनेक खिलाड़ी होते हैं। और साथ ही साथ देखो परिवार, पुष्पगुच्छ, पुष्पगुच्छ में पुष्पगुच्छ ये शब्द सुनते ही आपको वह पता चलता है, इस बात का पता होता है कि पुष्प मतलब फूल, गुच्छ मतलब फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। पुष्पगुच्छ तो कोई एक फूल उसमें नहीं होता, बहुत सारे फूल इकट्ठा करके पुष्पगुच्छ बनता है। तो इस प्रकार पुष्पगुच्छ, मेला, परिवार। अब देखो और एक उदाहरण बताती हूँ, भीड़, भीड़ मतलब लोगों का जमाव, उसमें एक दो लोग नहीं होते, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए भीड़ क्या हुई, समूहवाचक संज्ञा। मतलब भीड़, परिवार, मेला, पुष्पगुच्छ, तो इन्हें क्या कहेंगे, साथ ही साथ झुंड, सभा, दल, टोली, संघ, सेना, इन्हें क्या, जुलूस, जुलूस मतलब लोग जब नारे लगाते हैं इकट्ठे सब होकर एक साथ, मोर्चे में नारे लगाते हैं, तो मोर्चे को क्या बोला जाता है, उनकी मांगे शिकायतें पूरी करने के लिए बच्चों वे क्या लगाते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन कहाँ लगाते हैं, तो वह मोर्चा निकालते हैं, मतलब जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस यह शब्द भी किस में आता है, अब आप 7वीं कक्षा में हो तो आपको ये बात तो समझ में ही आनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण भी आपको मिलने चाहिए। जुलूस में लोग नारे लगा रहे थे, जुलूस मोर्चा, मराठी में मोर्चा बोला जाता है उसे। तो जुलूस में एक दो व्यक्ति तो नहीं होते, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तभी उनकी मांगे शिकायतें पूरी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसमें शामिल हो जाते हैं। इसीलिए जुलूस क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताएं। फिर एक बार परिभाषा बताती हूँ, जिस शब्द से आपको वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके समूह का, इकट्ठे होने का मतलब समूह का बोध होता है, ऐसे शब्दों को अथवा ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड, सभा, दल, टोली, संघ, सेना। उसके बाद मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण ज़्यादा दिए थे, जैसे कि मेला, पुष्पगुच्छ, परिवार, चाबियों का गुच्छा अथवा चाबियों का गुच्छा, पुष्पगुच्छ। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, परिवार। और एक उदाहरण मैंने आपको अंतिम उदाहरण दिया था, कौन सा, जुलूस। तो जुलूस में लोग नारे लगा रहे थे, तो जुलूस यह शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो देखते हैं आपको ये समझ में आ गया है। यह देखने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगी,
अब हमें अगले प्रकार की ओर मुड़ना है, भेद की ओर मुड़ना है बच्चों। तो देखो कौन सा प्रकार है अगला, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये जो 5वां प्रकार है इसका बच्चों, कौन सा प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 7वीं कक्षा में आपको संज्ञा के जब ये 5 भेद अच्छी तरह से आप समझ में आपको आएंगे तभी हमें सर्वनाम की ओर मुड़ना है। द्रव्यवाचक संज्ञा ये 5वां प्रकार है संज्ञा का। किसे कहा जाता है, उसके भी नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। द्रव्य मतलब द्रव पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि दूध, पानी, मिट्टी, इन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन्हें नापा तौला नहीं जाता तो इन्हें क्या बोला जाता है, वह भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कि देखो, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी भी वस्तुएं जो होती है उन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा उसमें आता है। और धातुओं के नाम, ये भी ध्यान में रखो, धातुओं के नाम, जैसे कि देखो सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, धातुओं के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी, अनाज, दूध, पानी, इन्हें क्या, शक्कर, इन्हें भी क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखो बच्चों, आप सबको ये बात ध्यान में आई होगी कि द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है कि ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। जैसे कि देखो दूध और पानी, ये जो 2 उदाहरण दिए गए हैं वो द्रव पदार्थ है, तो द्रवों के नाम को भी द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। धातुओं के नाम को भी द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, इन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको ध्यान में आ गया होगा ये 5वां प्रकार भी। तो आप सबको बच्चों क्या करना है, अब तक आपने जो ये प्रकार देखे हैं तो इनके बारे में आप सबको जानना है। जैसे कि देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो, वह पहला प्रकार जो हमने देखा था उसका उदाहरण है, वह कल लाल किला देखने गया। तो इसमें से आप ही मुझे बताइए, मैंने तो अधोरेखित करके आपको उत्तर के रूप में बताया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें लाल किला जो है, किले का नाम दिया गया है, इसीलिए वह क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा उदाहरण देखो, वह राजस्थान में रहता है, मतलब राजस्थान क्या है, वह राज्य का नाम दिया गया है, तो वह राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। सचिन तेंदुलकर एक विशेष क्रिकेटियर का नाम है, सचिन तेंदुलकर, तो वह क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह बात ध्यान में रखो। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताती हूँ। खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं। खिलाड़ी यह शब्द उसके पूरे वर्ग का बोध कराता है, इसीलिए खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा। गाय का दूध अच्छा होता है, गाय उसके पूरे वर्ग का बोध कराती है, उसकी पूरी जाति का बोध कराती है, इसीलिए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखो तीसरा उदाहरण, फूल खिल रहे हैं, मतलब फूल उसके पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरी जाति का वह, मतलब उस शब्द से फूल, इस शब्द से उसकी पूरी जाति का हमें बोध होता है, इसीलिए फूल जातिवाचक संज्ञा। अब देखो आगे, अब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो देखो इसके उदाहरण, इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक है। पहाड़ की विशेषता क्या बताई गई है, ऊंचाई, गुण, तो इसीलिए वह क्या हुई, वह क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। चाय में मिठास अधिक है, मिठास चाय का गुण है, इसीलिए क्या बताया गया है, मिठास यह शब्द और ऊंचाई यह शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा हम उन्हें कहेंगे। अब देखो कुछ प्रश्न हैं यहाँ,
वह कल ताजमहल देखने गया। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? कौन सा है बच्चों? मैंने आपको पर्याय दिए हैं, वह, ताजमहल, साथ ही साथ कल देखने गया। अब इनमें से आपको उपयुक्त वाक्य में संज्ञा, ये जो मैंने अभी आपको संज्ञा सिखाया है, तो संज्ञा कौन सी है? कौन सी है? यह उदाहरण मैंने दिया था, उसका उत्तर भी दिया है। देखो कौन सा उत्तर है उसका? ताजमहल। ताजमहल संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महल का नाम बताया गया है और विशेष महल का नाम ताजमहल, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। और साथ ही साथ देखो और एक उदाहरण बताती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। तो देखो मैंने आपको ये बात तो बताई थी। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है, तो बचपन क्या है? अवस्था। अवस्था किसके बारे में, मतलब अवस्था किस प्रकार में आती है? संज्ञा के भेद हमने देखे। कौन सा भेद है संज्ञा का? वह भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। उत्तर के साथ यहाँ दिया गया है। अब देखो आगे। मनुष्य को समय का महत्व समझना चाहिए। तो मनुष्य जो है वह अपने पूरे वर्ग का बोध कराता है, अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। तो आप सबको ये ध्यान में आ गया होगा बच्चों कि अब तक जो हमने देखा था कि यहाँ आप सबको किस प्रकार, मतलब जो 5 प्रकार हम सब ने देखे, उन 5 प्रकारों में हम सब ने देखा कि प्रत्येक प्रकार के जो उदाहरण है वह भी हमने देखे। उसमें से पहला प्रकार हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार देखा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार देखा भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार देखा समूहवाचक संज्ञा और 5वां प्रकार देखा बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप सबको क्या करना है, जो उदाहरण मैंने आपको बताए, परिभाषा और उदाहरण आप सबको ध्यान में रखने हैं। और संज्ञा के भेद आपको आपकी कॉपी में यह व्याकरण का पहला भाग देखने के बाद, व्याकरण का ये पहला जो हमारा पाठ था वो देखने के बाद, जो भी उदाहरण मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं वह उदाहरण आपको आपकी वर्ग कार्य की कॉपी जो होती है उसमें लिख कर लेने हैं। और जिन विद्यार्थियों ने वर्ग कार्य की अथवा व्याकरण की कॉपी की है तो उस कॉपी में आप सबको ये परिभाषा और उदाहरण, उसमें कॉपी में ये उदाहरण लिख लेने हैं। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।